हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला केस है मेसर्स शर्मा ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब पेटिशनर में है शर्मा ट्रेडिंग कंपनी, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर थे, और वैसलीन VTM 400 ml का जो प्रोडक्ट होता है उस तरह के कुछ और प्रोडक्ट्स शामिल हैं। ठीक है, दीज आर द प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इस केस में। अब हुआ क्या कि जब GST लागू हुआ था 2017 1 जुलाई को, तो इस प्रोडक्ट पे 28% GST आया था, लेकिन बाद में GST को कम कर दिया गया, तो ये प्रोडक्ट 28 की जगह अब 18% के GST पर आ गया। 28% के GST के हिसाब से इस वैसलीन VTM 400 ml का जो प्राइस पड़ रहा था वो 213 था, लेकिन जैसे ही सरकार ने GST रेट कम किया तो वो 172 हो गया। ठीक है, 158 पॉइंट समथिंग वाज द बेस प्राइस, GST कैलकुलेशन पे वो 213 एंड 172 रेस्पेक्टिवली हो गया। अब प्रॉब्लम क्या थी? एलिगेशन लगे कि शर्मा जी ने GST कम होने के बावजूद भी एक्चुअल MRP पे GST कम नहीं किया। 172 की बजाय वो उस प्रोडक्ट को GST कट होने के बाद भी 213 पर ही बेचते रहे और कंज्यूमर्स को नुकसान होने लगा। कंज्यूमर्स डिडंट बेनिफिट। ठीक है, अब लॉ जो है वो देयर इज दिस सेक्शन 171 CGST एक्ट, जो कि पूरा का पूरा कोड है जो कंज्यूमर बेनिफिटिंग के ऊपर एम्फेसिस रखता है कि GST क्यों लागू किया गया है, कंज्यूमर के बेनिफिट पे लागू किया गया है और किस तरह से GST से कंज्यूमर को बेनिफिट दिया जा सकता है और किस तरह से उसके बेनिफिट को प्रिवेंट करने वाली प्रैक्टिसेस को खत्म किया जाए या प्रिवेंट किया जाए या पेनलाइज किया जाए। मतलब यही सारी चीजें उसमें दे रखी है। इट्स अ कंप्लीट कोड एज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट इटसेल्फ। ठीक है, अब जो बीच का जो 10% एक्स्ट्रा था, आप समझ ही गए होंगे कौन सा 10%, 28 की जगह 18 हो गया, लेकिन बीच का जो 10% है वो ये खुद ही अपने पास रखते रहे और वो कैलकुलेट होके 5.5 लाख से ऊपर का अमाउंट बन गया। अब नापा, नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी ने 2018 में एक ऑर्डर पास किया जिसमें शर्मा ट्रेडिंग कंपनी को कहा गया कि ये 5.5 लाख रुपया जो है ये आप डिपॉजिट कीजिए कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। ठीक है, क्योंकि यू हैव टेकन अ प्रॉफिट दैट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू। शर्मा जी का डिफेंस था कि सेक्शन 171 CGS, जिसके बारे में मैंने बताया आपको, ये आर्टिकल 14, 19 सबको वायलेट करता है और ये जो बेनिफिट, चलो आप कह रहे हैं कि हमने कंज्यूमर्स के बेनिफिट को रोक लिया, तो हमने उनके बेनिफिट को नहीं रोका। हम 400 ml नहीं बेच रहे थे, हमने 500 ml बेचना शुरू कर दिया था। वी इंक्रीज द क्वांटिटी और उस टब के साथ हम फ्रीबीज भी देते थे, जैसे डव का सोप दे दिया या फिर इस तरह का कुछ प्रमोशनल बंडल दे दिया। तो एक्चुअली जब कंज्यूमर 213 रुपए दे रहा था तो उसे 213 रुपए वर्थ का ही सामान मिल रहा था, है ना। ही वॉज नॉट बेनिफिटेड, ही वॉज बीइंग बेनिफिटेड। प्राइस वो 213 दे रहा है लेकिन उसको बदले में उतना ही प्रोडक्ट मिल रहा है। वी वर नॉट डूपिंग हिम, दैट इज व्हाट द मेसर्स ऑफ द ट्रेडिंग कंपनी सेड। अब इशू कोर्ट के सामने यही आया कि भाई सेक्शन 171 जो है CGST एक्ट का एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविजन जो है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या वाकई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या जो सप्लायर्स हैं वो GST रिडक्शन से बेनिफिट पा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी और एडिंग फ्रीबीज? मतलब 28 से सरकार ने 18 कर दिया, लेकिन तुम अभी भी 28% की बेसिस पे MRP लगा रहे हो और उस MRP में कुछ तुम 2-3-4 चीजें ऐड कर दे रहे हो, जैसे फ्रीबीज दे रहे हो, क्वांटिटी बढ़ा दे रहे हो। तो क्या कि सप्लायर या फिर एक सेलर जो है इस तरह का कुछ कर सकता है इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द प्राइस, है ना? नापा का जो ये ऑर्डर है, क्या ये करेक्ट है? दीज वर द इश्यूज। कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या थे? कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस पे आ जाते हैं। कोर्ट ने नोट किया द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 171 एंड रेलेवेंट रूल्स वर अपहेल्ड इन ब्रैकेट बैंकाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे एम्फसाइज किया गया था कि लेजिस्लेटिव मैंडेट रिक्वायर करता है कि GST रेट रिडक्शन से कंज्यूमर को बेनिफिट होना चाहिए। एक्चुअल प्राइस में रिडक्शन करके उन्हें बेनिफिट देना है, वॉल्यूम बढ़ा के, वेट बढ़ा के, फ्री मटेरियल का बंडल देके उन्हें बेनिफिट नहीं देना। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैं जबरदस्ती ज्यादा आइटम खरीदूं, क्यों, है ना।
कोर्ट ने स्ट्रेस किया कि एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर्स जो हैं वो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं ताकि रिड्यूस जीएसटी रेट्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंज्यूमर्स को पूरा का पूरा बेनिफिट मिल सके और उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके. कोर्ट कैटेगोरिकली रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट कि क्वांटिटी बढ़ा देना या फिर फ्रीबीज को इंक्लूड कर देना इन द सेम प्राइस इज सेम एज रिड्यूसिंग द प्राइस, क्योंकि इससे कंज्यूमर चॉइस कर्टेल हो जाती है. दैट इज व्हाट इट हैपेंस, है ना. बाय इंक्रीज कंज्यूमर के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो अगर 400 ml का टब खरीद रहा है तो वो 400 ml का ही टब खरीदे कम पैसे पे, नॉट कि वो उस हायर प्राइस पे थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा ले ले और उसके साथ 2-3-4 साबुन फ्री ले ले. दैट इज नॉट द चॉइस, दैट इज समथिंग दैट यू आर इम्पोजिंग ऑन हिम. इट इज नॉट द सेम थिंग. कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जीएसटी रिडक्शन का पर्पस था कि प्रोडक्ट्स को कॉस्ट इफेक्टिव बनाए जा सके जिससे कि कंज्यूमर को फायदा हो. अगर आप प्रोडक्ट को कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बना रहे हैं, महंगा ही बेच रहे हैं, साथ में 2-3-4 एक बेनिफिट दे दे रहे हैं, तो फिर कॉस्ट रिडक्शन का फायदा क्या हुआ, है ना. तो पूरा का पूरा जो पर्पस है जीएसटी का वही डिफीट हो गया. कोर्ट ने रैकेट बैंकाइजर को साइट किया एज प्रेसिडेंट कि बेनिफिट्स मस्ट रीच कंज्यूमर्स एज कैश इन हैंड, है ना, एज कैश इन हैंड थ्रू commensurate price reduction, not through substitute forms जैसे कि वॉल्यूम इंक्रीज, फेस्टिवल डिस्काउंट्स, क्रॉस सब्सिडाइजेशन. कोर्ट ने एक्नॉलेज किया पोटेंशियल ट्रांजिशनल प्रॉब्लम्स, ये लेकिन होल्ड किया कि मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स जो है वो इस तरह के इश्यूज के लिए प्रिपेयर्ड रहे और जीएसटी रेट रिडक्शन के पर्पस को डिफीट करने की कोशिश ना करें. एमआरपी का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस. Thus upon immediate GST rate reduction, even if the MRP remains the same, जीएसटी कंपोनेंट का रिडक्शन कंपलसरी है. मतलब प्रोडक्ट्स को एमआरपी से नीचे बेचा जा सकता है टू पास ऑन बेनिफिट्स. समझ गए आप. कोर्ट ने होल्ड किया कि जितने भी प्री एग्जिस्टिंग प्रमोशनल स्कीम्स हैं उनको रिकैलिब्रेट करना जरूरी है जीएसटी रेट रिडक्शंस के साथ. नापा के इम्प्यून ऑर्डर को अपहोल्ड कर दिया गया, डायरेक्ट किया गया कि भाई 5-5.5 लाख का जो आपका प्रॉफिट है उसे आप कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डिपॉजिट कर दीजिए. ठीक है, अच्छा केस है, जीएसटी के ऊपर है. ये सेक्शन है, दिस इज द सेक्शन मैंडेटरी बेनिफिट पास थ्रू. आप चाहे तो इसे हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में इसे समझा रखा है. मैं भी पढ़ देती हूँ. मैंडेट्स दैट एनी रिडक्शन इन जीएसटी रेट ऑन गुड्स सर्विसेज और एनी बेनिफिट फ्रॉम इनपुट टैक्स क्रेडिट मस्ट बी पास ऑन टू द रेसिपिएंट थ्रू कमेंसुरेट रिडक्शन इन प्राइसेस. सिंपल भाषा में लेट्स से कि एक प्रोडक्ट जो है वो 213 की एमआरपी के साथ आ रहा है, मतलब जीएसटी इंक्लूसिव जो पहले जीएसटी था. अब जीएसटी के रेट अभी भी कम हो गए, तो लेट्स से कि 200 रुपए का प्रोडक्ट पुराने जीएसटी के हिसाब से बन गया, मैन्युफैक्चर हो गया, सप्लाई हो गया, है ना. बीच में गवर्नमेंट ने जीएसटी रिड्यूस कर दिया. अब जीएसटी रिड्यूस हो गया है तो 200 रुपए का प्रोडक्ट जो है जिसमें जीएसटी शामिल है वो कम हो जाएगा. अब इस दुकानदार ने क्या किया, वो उसे 200 पर ही बेचता रहा, जो एमआरपी लिखी थी उसी पे बेचता रहा. सरकार हालांकि जीएसटी कम कर चुकी थी तो कायदे में 200 से कम हो जाना चाहिए था प्राइस, लेकिन इसने नहीं किया. अब सरकार का क्या कहना है कि हमने प्राइस अगर कम कर दिया, जीएसटी अगर हमने रिड्यूस कर दिया है तो 200 रुपए की एमआरपी पे तुम जीएसटी को कम कर दो ऑटोमेटिकली. 200 का मत बेचो, भले ही प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है. जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है उनको वो हाथ में पैसे के रूप में मिलना चाहिए. अगर रिडक्शन से वो प्रोडक्ट 180 का हो गया है तो आप उन्हें 20 रुपए वापस कीजिए. दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग. दिस इज व्हाट द कोर्ट आल्सो एम्फसाइज्ड अपॉन. और यही ये केस भी है. ठीक है. Constitution of Authority empowers central government based on GST Council recommendations to constitute an authority or empower an existing authority to examine whether suppliers have actually reduced prices commensurately when they received input tax credit benefits or when tax rates were reduced. ठीक है, you can read it. रैकेट बैंकाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भी पढ़ सकते हैं. 2024 का ही केस है लेकिन अच्छा केस है. ठीक है. नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, अतुल धीनी वर्सेस द डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार. अब इस केस में क्या हुआ, मैरिड कपल है अतुल धीनी और अतुल्या राज, जिन्होंने केरला हाईकोर्ट को अप्रोच किया आफ्टर अथॉरिटीज रिफ्यूज टू इंक्लूड देयर एक्चुअल मैरिज डेट इन देयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. इनकी शादी हुई थी 2022 में हिंदू कस्टम्स के थ्रू. इन्होंने सेक्शन 15 स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन को सीख किया क्योंकि ये बाहर काम करते थे और ऑफिशियल पर्पसेस के लिए इनको मैरिज रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट की जरूरत थी.
जब मैरिज ऑफिसर ने सर्टिफिकेट मैरिज का इशू किया तो उसमें एक्चुअल सेलिब्रेशन डेट जो थी नहीं थी, बस रजिस्ट्रेशन डेट थी। मतलब शादी जिस दिन हुई वो नहीं शो हो रहा था, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ बस वही शो हो रहा था। अब ये प्रॉब्लमैटिक था क्योंकि बाकी ये जो सर्टिफिकेट इशू किए गए थे बाकी कपल्स को, उनमें दोनों ही डेट्स थी, है ना। इन्होंने प्रोड्यूस भी किए 2006, 8, 21 के सर्टिफिकेट्स में, सब में 2-2 डेट्स हैं, हमारे में सिर्फ एक ही डेट है। कपल ने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन सबमिट किए, पहले मैरिज ऑफिसर को, फिर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को, दोनों ही रिजेक्ट कर दिए गए। अथॉरिटीज ने कहा कोई लीगल प्रोविजन ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है कि हम सेलिब्रेशन डेट को ऐड कर दे सर्टिफिकेट में। रिस्पोंडेंट ने ये भी एक्सप्लेन किया कि मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो ऑटोमेटिकली पर्ल सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट होते हैं, जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, और इस सिस्टम में रजिस्टरिंग ऑफिसर्स को परमिशन ही नहीं है कि वो अलग से सेलिब्रेशन डेट को ऐड कर दे या फिर किसी ऑनलाइन जनरेटेड सर्टिफिकेट को मॉडिफाई करें। वो ऑटोमेटिक फॉर्मेट में निकल के आ जाता है, प्रिंट करके दे दिया जाता है, अलग से हम कुछ भी उसमें कुछ भी एडिटिंग शेडिटिंग नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट दे कंटेंडेड। अर्लियर सर्टिफिकेट्स में सेलिब्रेशन डेट्स होती थी इसीलिए क्योंकि हम मैनुअली उन सर्टिफिकेट्स को बना सकते थे, मॉडिफाई कर सकते थे। अब ऑनलाइन सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन से हमारे पास ये डिस्क्रेशन ही नहीं रहा है। हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया 5th शेड्यूल ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसमें एक स्टैट्यूटरी फॉर्मेट दे रखा है इन सर्टिफिकेट्स का, और कोर्ट ने कहा कि एक बहुत क्लियर अनएम्बिगुअस प्रोविजन है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट का, जिसमें कहा गया है कि सेलिब्रेशन डेट विद डेजिग्नेटेड ब्लैंक स्पेस फॉर दिस पर्पस। मतलब जो फॉर्मेट है उसमें अलग से सेलिब्रेशन डेट का एक कॉलम दे रखा है। मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट इस डेट को मैरिज सर्टिफिकेट के पर्पस से या कॉन्टेक्स्ट में मैंडेटरी मानता है। ठीक है, कोर्ट ने कैटेगोरिकली होल्ड किया कि सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को ओवरराइड नहीं कर सकती। वाइल एक्नॉलेजिंग कि पर्ल सॉफ्टवेयर हो सकता है वाकई कंप्लीट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ना इंक्लूड कर रहा हो, इस टेक्निकल डेफिशिएंसी को आप पेटिशनर्स के लेजिटिमेट रिक्वेस्ट को डिनाई करने में जस्टिफाई नहीं कर सकते। कैन नॉट यूज इट एज अ जस्टिफिकेशन। इट्स योर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, फिक्स इट। उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट मत करो इस बेसिस पे क्योंकि तुम्हारा सिस्टम ही खराब है ना, क्योंकि जो वो डिमांड कर रहे हैं इट इज मोर देन लेजिटिमेट। अथॉरिटीज had a bounden duty to immediately correct the software to issue proper complete certificates. Court made a crucial distinction between solemnization and registration under section 15, noting कि ये provision specifically address करता है registration of marriages celebrated in their customary forms not solemnized under the act. Therefore, celebration date would necessarily precede the registration date. Without showing original celebration date, सर्टिफिकेट वुड बी इनकम्प्लीट, जिसकी वजह से कपल्स को दो अलग अलग सर्टिफिकेट मेंटेन करेंगे। एक जहां पे कस्टमरी प्रैक्टिस के बेसिस पे उन्होंने शादी सेलिब्रेट की, दूसरा जहां पे उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराया। कोर्ट ने ऑब्जर्व की आयरनी की डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने सॉफ्टवेयर बनाया ताकि ये प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाए, स्पीडी हो जाए, पेटिशनर 3 साल से लगातार धक्के खा रहे हैं एक इनकम्प्लीट सर्टिफिकेट को पूरा करवाने के लिए। तो कैसा है आपका सिस्टम जो कि दावे कर रहा था कि जल्दी कर देंगे काम, फटाफट कर देंगे, तुरंत कर देंगे, ये तो बेचारे लोगों को परेशान कर रहा है ना। Court directed marriage officer to issue a fresh certificate including actual solemnization date of July 10. Recognizing broader implications, the court suo motu implemented the additional chief secretary and Inspector General of Registration as additional respondents, directing them to immediately modify Pearl software to conform with the 5th schedule's prescribed format, जिससे कि सारी फ्यूचर एप्लीकेशंस में इस प्रॉपर कंप्लायंस को इंश्योर किया जा सके, इस कंप्लायंस को प्रॉपरली इंश्योर किया जा सके। जजमेंट एस्टैब्लिश करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस के चलते आप स्टैट्यूटरी मैंडेट्स को ओवरराइड नहीं कर सकते, उनको इग्नोर नहीं कर सकते। जस्ट क्योंकि आपके लिए काम बढ़ जाएगा तो आप बस काम ना बढ़े, एक्स्ट्रा कुछ ना करना पड़े, इसलिए लिखी गई बात को आप इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। इट रीइंफोर्सेस कि डिजिटल सिस्टम्स को लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिजाइन करना जरूरी है, नॉट सर्कमवेंट देम। और मॉडर्नाइजेशन एनहांसमेंट के लिए है, किसी सिटीजन की
राइट को डिमिनिश या उसकी लाइफ को अननेसेसरीली हार्ड बनाने के लिए नहीं, ठीक है। सो दिस वाज द केस। कौन से सेक्शंस रेफर किए गए हैं? सेक्शन 15, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस सेलिब्रेटेड इन अदर फॉर्म्स, आप इसे पढ़ सकते हैं। सेक्शन 18 में इस रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट है। 5th शेड्यूल में प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, ठीक है। 226 में ये फाइल किया गया था पिटिशन। सो दिस इज द केस। इंटरेस्टिंग केस है, दोनों ही इंटरेस्टिंग केस है। अपने अपने हिसाब से आप इसे कहाँ साइट कर सकते हैं देख लीजिएगा। साइटेशंस कई बार आपकी क्रिएटिविटी पे ज्यादा डिपेंड करती हैं, केस की केस के प्रेमाइस से ज्यादा आप किस तरह से उसे क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं, दैट ऑल्सो वुड डिटरमाइन कि आपका आंसर कितना अच्छा है। ऑफ कोर्स आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, जो मैं कई बार कह चुकी हूँ, और इस आर्ट में क्रिएटिविटी दिखाई जा सकती है, जरूरी भी है। खैर, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये दोनों केसेस समझ आ गए अच्छे से, मैं क्या बताना चाह रही थी, क्या आपको कोट्स बताना चाह रहे थे। तो इस सीरीज को रिलीजियसली फॉलो करें, बिल्कुल एंड तक ना बैठे रहें कि एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, फिर प्री देंगे, फिर मेंस की तैयारी के लिए बैठेंगे, तब पढ़ेंगे। ऐसी गलती ना करें। यही गलती करने वाले 2, 3, 4 अटेम्प्ट्स में भी जुडिशरी क्वालिफाई नहीं कर पाते, और फिर वही उनके दिमाग में एक हमेशा की एक सवाल बना रह जाता है, भाई कि मेहनत तो पूरी की थी, क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपकी तैयारी में पूरी तरह से लगन या ईमानदारी नहीं थी, ठीक है। लगन और ईमानदारी दोनों ही एक कंसिस्टेंट, स्लो बट कंसिस्टेंट एफर्ट डिमांड करती हैं, और ये इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स हैं कि इनमें 3-4 साल का प्रेप चाहिए होता है। एक साल में कोई धुरंधर बन के जुडिशरी यूपीएससी नहीं निकाल सकता। वो बच्चे जो निकाल लेते हैं वो बहुत पहले से लगे होते हैं, उन्होंने अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज किया होता है। तो आप भी अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज कीजिए, है ना। बस बिजी ना हो जाइए कि अब तो जब आएगा एलिजिबिलिटी डेट तभी पढ़ाई शुरू करेंगे, ना करें ऐसी गलती। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यू हैव बीन गिवन द गिफ्ट ऑफ टाइम बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। आपके पास टाइम है, अपने आप को वकालत में भी बढ़िया करें और जज बनने के लिए टाइम ले लीजिए, है ना। देयर इज नो प्रेशर एज सच। खैर, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। केसेस को नोट डाउन करते रहें, अपने आंसर्स को लगातार प्रैक्टिस करते रहें, जब तक कि आप एलिजिबल होंगे तब तक आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, फिर आपको कुछ नहीं रोकेगा, एक बार में जज बन जाएंगे, है ना। ख्याल रखें सब अपना। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर। बाय बाय।